इंडिया न्यूज हिमाचल के ई अधिवेशन में ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत स्वागत है आपका। और अब अधिवेशन को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे कोरोना काल में शिक्षा क्षेत्र की, क्योंकि कोरोना काल में देश के भविष्य को बचाना और सुरक्षित करना एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा। ऐसे में ऑनलाइन मोड को अमल में लाया गया, लेकिन उसको लेकर भी लगातार विवाद उठने लगा। अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई कि ऑनलाइन मोड के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए या फिर एक बार फिर से ऑफलाइन मोड में स्विच करना चाहिए या फिर दोनों के तालमेल के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इसका प्रभाव बच्चों पर क्या होगा और सरकार और शिक्षकों के लिए चुनौती कितनी बड़ी होगी। इसी पर बातचीत करेंगे अगले सत्र में, जिसका नाम है कोरोना काल में ई एजुकेशन और आने वाले समय में बच्चों पर इसका प्रभाव। सत्र में चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। इसके अलावा हिमाचल कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र राणा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और सत्र का संचालन करेंगे मेरे सहयोगी अतुल प्रताप सिंह। शुक्रिया रंजना। तो जैसा ई एजुकेशन और भविष्य में इसकी तैयारी के बाद इसका असर क्या होगा, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। गोविंद ठाकुर साहब शिक्षा मंत्री, बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका। ठाकुर साहब आपका। और राजेंद्र राणा साहब भी हमारे साथ हैं, उपाध्यक्ष हिमाचल कांग्रेस के, बहुत स्वागत है राणा साहब आपका। गोविंद ठाकुर साहब, हमारी चुनौती जो इस वक्त की है मौजूदा और बहुत लंबे समय तक और चलने वाली है, वो है जीवन को बचाना, लेकिन उसी के साथ हमें पैरेलली आगे के लिए तैयारी भी करनी है। एजुकेशन के लिहाज से हिमाचल कई राज्यों से एक बहुत ज्यादा बेहतर स्थिति में पहले से है, लेकिन इस दौर में उतना ही असर उस पर भी आया। कैसी प्लानिंग आगे के लिए कर रहे हैं, खासतौर से परीक्षाओं को लेकर सबसे अहम सवाल है। जी नमस्कार जी। मैं पहले तो इंडिया न्यूज का मैं अभिनंदन करता हूं इस वार्तालाप को करने के लिए। जी। और यहाँ पर मैं देख रहा हूं कि सुजानपुर के विधायक श्री राजेंद्र राणा जी भी उपस्थित है, इनको भी मेरा सादर प्रणाम और इस वार्ता में स्वागत है। ठीक है, हम सब एक बात को भली प्रकार जानते हैं कि कोरोना महामारी शताब्दी के बाद आई है जी। और पहले कभी इतनी भयंकर महामारी आई भी नहीं है। और इस महामारी के कारण से जहां पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है, कोई देश कोई प्रदेश इस सबसे अछूता नहीं रहा। और उसमें शिक्षा का क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है, जिस पर बहुत अधिक असर पड़ा है। बिल्कुल। कि भारत सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार है, भरपूर ये प्रयास किया जाता रहा कि बच्चों की शिक्षा का नुकसान नहीं होना चाहिए, इसकी भरपाई हम कैसे कर सकते हैं। और इसलिए ऑनलाइन शिक्षा भी ऑफलाइन शिक्षा भी हर घर पाठशाला के माध्यम से ये सबका सब काम चलता रहा। और 2020 में सफलतापूर्वक हम परीक्षाएं करवाने में भी सक्षम रहे और अभी आगामी आने वाले दिनों के लिए भी हम ये विचार करते हैं कि ऑनलाइन शिक्षा भी जारी रहे और ऑफलाइन भी जारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और आने के दिनों में जैसे जैसे ये लगता है कि मामले कम होना प्रारंभ हो गए हैं, स्थिति सामान्य हो, तो ताकि शिक्षा और पाठशाला ये भी निरंतर ठीक प्रकार से चलते रहें, ऐसा प्रयास हम करेंगे। ठीक है राजेंद्र राणा साहब, जो बात गोविंद सिंह ठाकुर साहब ने कही है कि प्रयास जारी है और परिस्थितियां आगे की जो होंगी उसके हिसाब से उसमें परिवर्तन भी होगा। शिक्षा को लेकर जैसा मैंने पहले भी कहा कि हिमाचल बहुत बेहतर स्थिति में है तमाम राज्यों से, लेकिन चुनौती इस वक्त सबके लिए समान हो गई है। खासतौर से परीक्षाओं को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और कई राज्य हैं, चाहे वो दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, इन लोगों ने कहा कि भाई इस वक्त परीक्षा नहीं, इस वक्त शिक्षा नहीं, इस वक्त जीवन, इसकी तैयारी हम करके बैठे हैं। लेकिन केंद्र ने मांगा है सुझाव दें सरकार। हिमाचल की तरफ से अगर मैं विपक्ष का सुझाव इस पर मांगू तो आप क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि इस डिबेट में आपने हमें बुलाया है। और भाई गोविंद जी भी जो कि शिक्षा विभाग को देख रहे हैं, इन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। मैं समझता हूं कि आज के इस दौर में, क्योंकि आज का जो कोविड का दौर है, पूरा देश पूरी दुनिया इस कठिन दौर से गुजर रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जहां
हर तबका प्रभावित हुआ है, व्यापारी तबका प्रभावित हुआ है, नौकरियां लोगों की चली गई हैं, कारोबार लोगों के खत्म हो गए हैं। वहीं पर भी शिक्षा जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है। बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा जो पढ़ाई बच्चे कर रहे हैं कि पढ़ाई जो है इनके जीवन पर जो है लंबा जो है इन पर जो है प्रभाव पड़ेगा। परंतु प्रश्न ये है कि इस दौर में हम लोग बच्चों को फिर से ऐसी परिस्थितियों में एजुकेशन कैसे दें और इनको इस स्थिति से कैसे उभरा जा सकता है, वो आपने पूछा है। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो सरकार को ये चाहिए कि अगर इस स्थिति से उबरना है तो वैक्सीनेशन पे जोर देने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि इंसान कभी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करता है और गलतियों से सीखता भी बहुत है। बिल्कुल। तो गलती करने के बाद आदमी सीख जाए या उसमें सुधार कर ले तो वो बहुत अच्छी पहल होती है व्यक्ति की। आप ये देखिए कि आज जो वैक्सीनेशन की बात हो रही है, आज पूरे देश की अगर हम चर्चा करें तो 2 कंपनियां जो है वो इसको वैक्सीनेशन को बना रही हैं। एक है सीरम कंपनी और एक भारत बायोटेक कंपनी जो है वो इसको वैक्सीनेशन को तैयार कर रही है। और जो को वैक्सीनेशन है इसको जो है वो भारत बायोटेक तैयार कर रही है और जो इसको सीरम कंपनी है वो उसमें जो है वो कोविशील्ड को जो है तैयार कर रही है। अब की खामी आ गई, लेकिन जैसा राजेंद्र राणा साहब बता रहे थे कि शिक्षा को आगे हमें दुरुस्त रखना है तो उसके लिए हमें वैक्सीनेशन को बढ़ाना होगा। और जैसा उन्होंने 2 कंपनियों का जिक्र किया, लेकिन अब रशिया के स्पुतनिक हो, मॉडर्ना और फाइजर, उसको भी लाने के लिए केंद्र सरकार पहल कर रही है। ग्लोबल टेंडरिंग की बात हो रही है, हालांकि उस पर भी विवाद अलग अलग तरीके के निकल कर आ रहे हैं। गोविंद ठाकुर साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, सुन रहा हूँ। गोविंद ठाकुर साहब, मेरा सवाल अब स्पेसिफिक यहां पर यह होगा, चूंकि आप शिक्षा विभाग देखते हैं, जैसा मैंने कहा कि दिल्ली ने क्या अपनी तरफ से राय रखी, मनीष सिसोदिया ने क्या कहा या फिर महाराष्ट्र ने क्या कहा, वैसे ही उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री से भी मेरी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, केंद्र ने सुझाव मांगा है, जैसे ही केंद्र सुझाव के बाद अपनी कोई गाइडलाइंस देता है तो हम परीक्षा कराने की तैयारी करेंगे। हिमाचल का सुझाव क्या रहा है इसमें? खासतौर से 12वीं की परीक्षा, वो अपने आप में बहुत सारे बच्चों के लिए चिंता का सबब है, विषय है, उनके अभिभावकों के लिए चिंता का विषय है। हिमाचल और आप खुद इसको लेकर किस प्लानिंग पर आगे बढ़ रहे हैं? 23 मई 2021 को भारत सरकार ने देश के और विभिन्न प्रदेशों के और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा मंत्रियों से और अधिकारियों से एक मीटिंग की है। और जिस मीटिंग में भारत सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर बैठे थे और जिसमें भारत सरकार के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई है। और उस मीटिंग में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी, श्रीमती स्मृति ईरानी जी, श्री प्रकाश जावड़ेकर जी, श्रीमान संजय धोत्रे जी सहित देश के विभिन्न राज्यों के शिक्षा मंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल और अधिकारी भी उपस्थित रहे हैं। और उस सारी बैठक में ये चर्चा की गई है जो सीबीएसई की जो परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को किस प्रकार से किया जाना चाहिए। और भारत सरकार के इस कदम का मैं अभिनंदन करता हूं। उन्होंने हर राज्य को ये कहा है कि सबके सब अपनी राय दें कि उनकी राय क्या है। और भारत सरकार ने 2 विकल्प सभी के सामने रखे। पहला विकल्प तो ये था कि भाई हम 3 घंटे की परीक्षा करें और उसके पश्चात के जो पहले वाला पैटर्न है जैसे चलता था उसी आधार पर करें और जिससे जो मेजर जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनके पेपर करवाएं और माइनर सब्जेक्ट्स का जो हम असेसमेंट के आधार पर गणित बनाएं। और दूसरा विकल्प दिया जिसमें यह कहा कि समय कम लग सकता है, लगभग 45 दिनों का, और फिर 1.5 घंटे की परीक्षा करें, 15 दिन के बीच छुट्टी दें और फिर 15 दिन के बाद फिर परीक्षा करें और ये सारी प्रोसेस 15 दिन में होगी। पहला जो विकल्प है उसमें सारी परीक्षाओं को करवाने में 3 महीने का समय लगेगा और दूसरे विकल्प में यानी 1.5 महीने का समय लगेगा। ये विकल्प दिया है। और उस समय ये कि अधिकतर राज्यों ने ये कहा है कि लगभग मैं ये कहूंगा 98% राज्यों का ये कहना था कि जो विकल्प 2 है वो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इस सब के पीछे जो बात कारण है कि जेईई मेन,
जेईई एडवांस्ड, NEET, ICAR, जितनी ये प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, इनमें +2 के बाद बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं ताकि वो उसमें भाग ले सके और उससे पहले हम ये परीक्षाएं करवाएं। तो विकल्प 2 पर हिमाचल प्रदेश ने भी अपनी सहमति प्रदान की है। और दूसरा पक्ष है कि हिमाचल प्रदेश का जो अपना बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है जी उसकी शिक्षा है, तो उसके विषय में हमने उनको ये कहा है कि हमने अपना 13 अप्रैल को पहला अंग्रेजी का पेपर करवा दिया था और जिसमें लगभग 1,10,000 बच्चों ने भाग लिया। ठीक है। और जो सफलतापूर्वक परीक्षा हुई थी और मार्च के महीने में हिमाचल प्रदेश में जो बच्चों के प्रैक्टिकल होते वो हो गए थे, लेकिन 14 अप्रैल को कोविड में सर्ज के कारण से परीक्षा स्थगित हो गई। अब हमने कहा कि अगर मामले कम होते हैं, स्थिति सामान्य होती है, लगभग 1 सप्ताह से अब मामले काफी कम होना प्रारंभ हुए हैं और उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर ये मामले कम होते रहे तो हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जिसमें लगभग 1,10,000 बच्चे हैं, इन बच्चों की परीक्षा 15 जून के बाद करवा सकते हैं। मैं एक जानकारी आपके ध्यान में जरूर लाऊंगा कि हिमाचल प्रदेश में 1 सप्ताह पूर्व 40,000 एक्टिव मामले थे, जिनकी संख्या पिछले कल घट करके 14,624 रह गई है। तो ये कमी भी आ रही है और अधिक प्रयास हमारे उसमें भी, और अभी जो हमारा रिकवरी दर हिमाचल का वो 86.3% है। और एक जो प्रश्न अभी राजेंद्र राणा जी ने भी कहा बड़ा बहुमूल्य है, सभी लोग की वैक्सीनेशन अच्छे प्रकार से हो। और मैं ये कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश अभी देश के सब राज्यों में पहले स्थान पर है जहां पर सबसे अधिक वैक्सीनेशन हुई है। ठीक है, तो कई बड़ी बातें आपने बताई और जैसा कि राजेंद्र राणा साहब ने सवाल भी उठाया था उसका भी आपने जवाब दिया कि वैक्सीनेशन को लेकर भी हिमाचल अव्वल है और आगे की प्लानिंग भी है। राजेंद्र राणा साहब, जो गोविंद ठाकुर साहब ने कहा कि अगर केंद्र ने सुझाव मांगा था तो उस पर भी जो विकल्प दिए गए उसमें दूसरे विकल्प पर हिमाचल तैयार है, और जो हिमाचल का अपना बोर्ड है उसके लिए भी उन्होंने बताया कि 15 जून के बाद जैसे जिस तरीके से केसेस कम हो रहे हैं तो वो परीक्षा की तैयारी करके बैठे हुए हैं। इससे बहुत ज्यादा किसी को अब शंका की जरूरत नहीं है। आप सुझाव के तौर पर कुछ और कहना चाहेंगे, क्योंकि वैक्सीनेशन का आपने मुद्दा उठाया, उन्होंने कहा कि बहुत बेहतर बात है, बहुत बहुमूल्य बात आपने कही और उस पर सरकार काम कर भी रही है। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जिस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और हर फैसले के लिए अगर हमारी निगाहें केंद्र पर ही रहें तो मुझे लगता है वो भी सही नहीं है। हर प्रदेश की अपनी अपनी परिस्थितियां हैं और उस प्रदेश की सरकार को अपने विवेक से फैसला लेना चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और यहाँ हम कोरोना महामारी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपना जो सिस्टम है उसको फिर से दोबारा पटरी पर कैसे ला सकते हैं, उसके लिए हम लोगों को प्लानिंग करनी चाहिए। आज आप ये देखिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात करने लगा था कि केंद्रीय मंत्री ये कह रहे हैं कि हम दिसंबर 2021 तक वैक्सीनेशन पूरे देश में कंप्लीट कर देंगे। तो कंप्लीट करेंगे कहां से? 123 मुल्कों को पहले जो है वो वैक्सीनेशन बाहर भेज दिया। आज हिंदुस्तान के लोगों को हिमाचल प्रदेश में ठीक है वैक्सीनेशन लग रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आज जो 2 कंपनियां वैक्सीनेशन बना रही हैं उनकी दिसंबर तक जो उन्होंने दावा किया है उसके मुताबिक प्रोडक्शन जो है 130 करोड़ वैक्सीनेशन की है, जो कि 50% पॉपुलेशन को लग पाएंगे। और मुझे लगता है कि जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने सुझाव दिया था कि 2 कंपनियां वैक्सीनेशन बना रही हैं, पहले तो विदेश में भेजने की जरूरत नहीं थी जब तक आपके देश के लोगों को वैक्सीनेशन नहीं लगा। अगर चलो भेज भी दिया आपने, आज स्थिति यह है कि 2 कंपनियों के बजाय कुछ और कंपनियों को लाइसेंस दिया जाए ताकि वैक्सीनेशन ज्यादा से ज्यादा तैयार हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगे। सरकार को चाहिए कि छोटी छोटी बैन बना के उसमें सारा इक्विपमेंट फिट करके गांव-गांव में लोग जो आपके नहीं, बहुत बेहतर सुझाव, बहुत बेहतर सुझाव है राजेंद्र राणा साहब। और मैं व्यक्तिगत तौर पर आपकी सराहना करता हूं कि देखिए, बहुत कम नेता ऐसे हैं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हर चीज के लिए हमें दूसरे का मुंह नहीं देखना, जैसा आपने कहा कि हर चीज के लिए हमें केंद्र का मुंह नहीं देखना। हालांकि आपकी पार्टी के तमाम जो अलग अलग राज्य में उनका शासन चल रहा है वो लोग कह रहे हैं कि वैक्सीन की जिम्मेदारी केंद्र ही ले, लेकिन यह आपका जो सुझाव था और जो आपकी राय है मैं इसकी फिर से सराहना करता हूं। इसका जवाब देंगे गोविंद ठाकुर साहब। सवाल राणा साहब ने यह उठाया है कि ठीक है आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर जो सुझाव उनका है या जो उनकी शंका है कि करेंगे कैसे, सिर्फ 2 कंपनियां, हालांकि स्पुतनिक रशिया की उसके लिए भी अब तैयारी शुरू हो गई है, डिलीवरी हो चुकी है,
उसके अलावा मॉडर्ना, फाइजर, इसको लेकर भी और कुछ और अपने ही देश में कंपनियां हैं जो कि ट्रायल फेज में वैक्सीन पर काम कर रही हैं। लेकिन ये शंका तो वाजिब है ना कि इतनी जल्दी कैसे कर पाएंगे जब प्रोडक्शन ही नहीं है। देखिए, एक पहला जो प्रश्न और जो शंका राजेंद्र राणा जी के मन में थी, इन्होंने कहा कि हमको हर बात के लिए केंद्र की ओर नहीं देखना चाहिए। इसलिए जो मैंने पहले कहा कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के विषय में तो केंद्र सरकार ही फैसला देगी, और इसीलिए हमने कहा जो सीबीएसई की परीक्षा कब होगी वो तो भारत सरकार निर्णय करेगी, उनकी परीक्षा वही करवाती है। दूसरा, जो +2 की हिमाचल प्रदेश की जो हमारा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की परीक्षा है, उसके विषय में मैंने कहा कि हमारे क्वेश्चन पेपर बन चुके हैं, हमारा जितना परीक्षा से संबंधित जो सामग्री है वो हमारी हर एक एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच चुके हैं, हमारे एग्जामिनेशन सेंटर बन चुके हैं, इन्विजिलेटर की ड्यूटी लग चुकी है, और वो हिमाचल प्रदेश अपने बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का जो +2 का जो परीक्षा है उसको अपने आधार पर करेगी। और दूसरी बात यह है कि हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या 70 लाख है, और 70 लाख में से अभी तक पिछले कल तक हिमाचल प्रदेश में 23,59,142 लोगों को वैक्सीन की डोज लग चुकी है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि, नंबर 1 स्थान पर है। दूसरी बात मैं ये भी कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में देश में एक ऐसा राज्य बन गया है जो 0 वेस्टेज जो है वैक्सीन करने वाला प्रदेश है, जिसमें कोई वेस्टेज नहीं हो। ये भी, और दूसरा जो आपने कहा कि भाई वैक्सीन जो पूरे देश में जो है लगने के लिए निश्चित रूप से लगेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अभी स्पुतनिक भी आना प्रारंभ हो गई है, और बाकी सबको भी आदेश दिया गया है, और अब जितनी तेज गति से सबका सब काम होगा, इसको जो कंसंट्रेट किया जा रहा है, क्योंकि हम एक बात भली प्रकार जानते हैं कि कोरोना महामारी आई है, इसका इससे पहले कभी किसी को अनुभव नहीं था, कभी किसी मुख्यमंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने ऐसा विकट समय नहीं देखा था। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश ने इतने कम समय में सारी स्थिति को संभाला भी और ठीक भी किया। और मैं उसी में आपके नोटिस में एक बात और ध्यान लाऊंगा कि जहां तक हमारे हिमाचल प्रदेश का प्रश्न है, इस हिमाचल प्रदेश में 1,88,926 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, और दुर्भाग्य यह पूर्ण जो बात कहनी पड़ेगी 3,090 लोगों की मृत्यु हुई है। लेकिन अभी जो हमारा जो पहला जो दौर जब चला था कोरोना महामारी का, उस समय केवल मात्र 58,000 लोग ही संक्रमित आए थे, और जो दूसरा चरण प्रारंभ हुआ जिसमें 1,31,2108 लोग अभी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। और अभी मैं कहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो व्यवस्थाएं खड़ी हैं, उन सारी व्यवस्था में हम ये कहेंगे कि जहां पर पहले हमारे पास RT-PCR टेस्ट लैब नहीं थी, ठीक है, ट्रू नॉट नहीं था, आज सारी सुविधाएं, और आज हमारे पास जहां बेड कैपेसिटी बहुत कम थी, लगभग 5,000 की बेड कैपेसिटी है, ऑक्सीजन प्लांट, ठीक है। यानी हमारी तैयारी है, क्योंकि अभी देखिए सेकेंड वेव की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, थर्ड वेव की आशंका भी है, और उसके बीच में परीक्षा की चुनौती भी है। ई एजुकेशन को आगे कैसे बढ़ाना है, अगर ये लड़ाई और कई साल तक लंबी लड़नी पड़े तो उसकी तैयारी भी हमें करनी होगी। राणा साहब, फाइनल कमेंट आपका, जो बात कही है ठाकुर साहब ने यहाँ पर, उनका सुझाव, आप सहमत हैं उनसे कि वैक्सीन को लेकर कोई ऐसी शंका ना करें, और यहां पर सभी को इस फेडरल स्ट्रक्चर में, संघीय ढांचे में राज्य और केंद्र दोनों को मिलकर जिम्मेदारी निभानी होगी, और विपक्ष की भी उसमें बड़ी भूमिका होनी चाहिए? देखिए, इस वक्त तो सभी लोगों को, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे सत्ता पक्ष के लोग हों, सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना है। परंतु ये विपक्ष का दायित्व बनता है कि सरकार में कहीं कमियां हैं तो उसको सुझाव देना, उसको रोकना। बिल्कुल, मैं ये स्पष्ट तौर पर कहना चाह रहा हूं, हिंदुस्तान कह रहा सारा कि जो वैक्सीनेशन विदेशों में भेज दिया, अपने देश में नहीं लगा लोगों को, वो सरकार की गलती थी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि जो फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव को सरकार भाप नहीं पाई, या सरकार ने लापरवाही बरती। जगह जगह रैलियां होती रही, जगह जगह रोड शो होते रहे, जगह जगह आपके कुंभ के मेले होते रहे। इसको अगर कंट्रोल किया होता तो आज देश में
इतने लोग जो हैं उनके बिल्कुल सही परिवारों बात के है। और बच्चों सिर्फ कुंभ की बात नहीं है, सिर्फ रैलियों की बात नहीं है, एक आम आदमी की सोच की भी बात है। हम भी ये मान बैठे थे और कई विशेषज्ञों से मैंने पूछा, डॉक्टर से हमने पूछा, नहीं, उन्होंने कहा मेरी कि बात पूरी वैक्सीन नहीं आ हुई। गई थी तो हमारे मन में भी ये भाव आ गया था कि अब तो कोरोना चला गया, हम सबको एक व्यक्ति के तौर पर भी जिम्मेदारी निभानी होगी। सरकारें किसी की भी हो सकती हैं, किसी भी दल की केंद्र में या प्रदेशों में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वहां पर समाज की भी एक भूमिका होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया गोविंद ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया राजेंद्र राणा साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ई अधिवेशन में हमने चर्चा की कि हिमाचल कितनी तैयारी करके बैठा है शिक्षा को लेकर, परीक्षा को लेकर। केंद्र के अपने विकल्प उन्होंने मांग लिए हैं, उनको मिल चुके हैं, लेकिन अपना जो बोर्ड है वो भी प्लान कर रहा है कि 15 जून के बाद अगर संभव हुआ, अगर परिस्थितियां उसको अलाउ करती हैं, तो अपनी परीक्षा कराने को तैयार है। ई अधिवेशन पर चर्चा लगातार चलती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।